समझ रहे हो? यस सर। ऐसा ऐसा अच्छा। सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में करना है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है, आप आंसर जो दोगे उसमें भी ये वेटेज रखो कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, उसमें कितना पेजेस भर रहे हो आप। ऐसा नहीं करना कि 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, वो हमें बहुत अच्छे से आता है, उसमें 4-5 पेज भर दिए, तो उसमें मैक्स टू मैक्स 2 ही नंबर मिलेंगे ना आपको। यस सर। कितना भी अच्छा लिख लो। अब आप तो वो जो पेपर भर रहे हो आप, कॉपी भर रहे हो, उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स में मुझे कितना लिखना चाहिए, ये भी रेशियो रखना है। जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स के हिसाब से लिखना है, अगर 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स के हिसाब से लिखना है। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। और सबसे पहले क्वेश्चन अप्लाई वो करो जो जिस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आप 100% श्योर हो कि भाई ये क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हो सकता किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सॉल्यूशन मेरा पक्का सही है, ये मेरा पक्का सही है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले करना है। ठीक है ना? यस सबसे अब स्टेप कितने हो गए? सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है जो सबसे ज्यादा अच्छे से आ रहा हो, सबसे ज्यादा अच्छे से, भले उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, क्योंकि बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन अगर कॉपी चेक करने वाला है, उसको आपका अच्छे से अच्छी राइटिंग में और अच्छे से एक्सप्लेन सॉल्यूशन मिल गया, तो इन एट द लास्ट ऑफ कॉपी, जब आप लास्ट कॉपी चेक करने में लास्ट में जाएगा ना वो, तो अगर उसको थोड़ा बहुत कमी भी दिखेगी तो अच्छे मार्क्स दे देगा आपको। समझ रहे हो कि आपको जितने न मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग बनना। जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा से ज्यादा एक पेपर का एक साइड, बस, उससे ज्यादा तो करना ही नहीं। बहुत ज्यादा फील आ रहा है ना आपको कि नहीं नहीं मैं इसमें और लिखना चाहूंगा, ज्यादा जोश आ रहा है लिखने का, तब इतना लिखना है नहीं, आधे पेज में। ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6-7 लाइनों में एंड कर दो उसको, 6-7 लाइन, क्योंकि उतना ही होता है 2 मार्क्स का। अब वो डिपेंड करेगा आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पेपर जब सॉल्व करते टाइम पे। ये बोर्ड एग्जाम, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में है। ऐसा जेई वाले में नहीं होगा कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सर ने बोला था, उसमें ऐसा नहीं करना। उसमें तो जो आता है वही करना है, जो नहीं आता छोड़ दो, कोई बात नहीं, नेगेटिव मिलेगा वरना उसमें। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बोर्ड एग्जाम्स में। समझ में आ रहा है? अभी 24 ही आए हैं, 38 हो कि भाई स्ट्रेंथ गिर क्यों रही है? काफी कम लोग हो गए आज तो। सर एग्जाम आ रहे हैं ना तब। कोई नहीं, चलो जो भी आ रहा है उनको तो पढ़ाना ही है। फिर भी एक घंटे की या 2 घंटे की क्लासेस होती ना, 2 घंटे क्लास तो ले ही सकते हैं। ट्वेंटी 25 पीपल आए ओनली आज। चलो ठीक है, कोई नहीं, स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। यस सर। अभी हम क्या देखो, अभी एनएलएम हम एंड कर चुके थे। एनएलएम जो हमारा माइंड मैप वाली जो स्लाइड थी वो सबसे लास्ट स्लाइड थी, वो हम कल की क्लास में खत्म कर चुके थे, जो हमारी लास्ट क्लास थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? सर फ्रिक्शन, सर कोई भी सर मोशन को सर ओपोज करे, सर जो फोर्स सर मोशन को ओपोज करे। एक सेकेंड,
जैसे मैं इस मोबाइल को ऐसे ऐसे मूव करा रहा हूँ, ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो क्या इस पर कोई फ्रिक्शन लग रहा है? यस सर। कहाँ पे लग रहा है? सर एयर रेजिस्टेंस लग रहा है सर। नहीं, मैं फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। एयर रेजिस्टेंस इज अ डिफरेंट थिंग। नो सर, सर नहीं लग रहा सर नहीं सर, इसमें कोई। नहीं लग रहा है सर, क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि सर ये किसी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है। तो आपने ये बात तो बोली नहीं, बात तो बोली नहीं ना। फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है, कोई भी दो सरफेस अगर रिलेटिव मोशन में हो, रिलेटिव मोशन, जैसे मेरे दोनों हाथ दिख रहे हैं आपको, देखो एक को मैं ऊपर ऊपर मूव करूंगा, क्या इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है? यस सर। और देखो इन दोनों हाथों को ऐसे मूव कर रहा हूं, ऐसे आगे पीछे कर रहा हूं, तो इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं Yes, लग रहा sir. है? क्योंकि इनके बीच में रिलेटिव मोशन है ही नहीं, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन जीरो है। दोनों मोशन है लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं है। अब दो सरफेस, दो कॉन्टेक्ट सरफेसेस जिनके बीच में रिलेटिव मोशन हो, वहां पे आपका फ्रिक्शन होता है। रिलेटिव मोशन हो या फिर ट्राई कर रहा हूं मोशन करने के लिए, जैसे मैं इस हाथ को जब ट्राई कर रहा हूं, ऊपर जा नहीं रहा है लेकिन ट्राई कर रहा हूं कि ऊपर जाए, तब भी इनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। और मोशन कर रहे हैं तब भी फ्रिक्शन लग रहा है। अगर मैं इसको मोशन में लाने का ट्राई कर रहा हूं तो कौन सा फोर्स फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर मोशन में है, ऑलरेडी मोशन में है, तब कौन सा लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? अभी यस सर। स्टैटिक डायनामिक थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम। आप फीलिंग लो जरा यहां से, देखो ये फर्स्ट दिख रहा है, ये फर्स्ट, ये दिख रहा है, ये चढ़ रही है इसके ऊपर। यस सर। कैसे चढ़ रही है? देखो इसके पंजे जो है ना, इसके पंजे इसके कांटेक्ट में आते हैं पेड़ के में। यस सर। पेड़ के कांटेक्ट में आते हैं, पेड़ को पकड़ लेते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, जब ये ऊपर चढ़ रही होती है तो अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचती है, बॉडी को ऊपर की तरफ खींचती है, तो इसके हाथ का नीचे की तरफ फिसलने की कोशिश करते हैं। अरे आप यस सर। यस सर। किसी रोप को पकड़ के या फिर किसी उसको चढ़ोगे तो आपके हाथ नीचे की तरफ फिसलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप जितना फिसलने की कोशिश करेंगे उतना ही तेज पकड़ लोगे, तो आप फिसलोगे नहीं नीचे। तो क्या होता है, हाथ के और इस ट्री के बीच में, इस हाथ के और ट्री के बीच में रिलेटिव मोशन होने का ट्राई कर रहा है, इसीलिए ये ऊपर चढ़ पा रही है। यस सर। सेम टू सेम इधर देखो, ये रोड है और ये टायर है। देखोगे रोड तो रेस्ट पे है हमेशा, और ये देखो टायर घूम रहा है। टायर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? यस सर। टायर घूम रहा है, तो इसके ऊपर भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। देखो डायरेक्शन वगैरह हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। क्या इस रोड के और टायर के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है? यस सर। तो जब Yes, sir. रोड के और टायर के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा कि नहीं? यस सर, लगेगा सर। जब इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो सिंपल उसकी डायरेक्शन वगैरह क्या होगी, कितना लगेगा, वो हम आगे बढ़ेंगे। अभी सिर्फ फ्रिक्शन की बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पेंसिल, जो पेन से हम लिखते हैं, तो वो भी, अच्छा आप पेन से किसी टाइल के ऊपर लिख सकते हो? चिकना टाइल है, टाइल्स जो होते हैं, नो सर, Yes, sir. उसके ऊपर नहीं लिख पाते हैं। फ्रिक्शन नहीं होगी सर उसके ऊपर। हाँ, लेकिन उसी पेन से आप पेपर पर लिख पाते हो। जैसे आप स्कूल में पढ़ाते होंगे चौक से बोर्ड पे पढ़ाते हैं, वो किसकी वजह से लिख पाता है? सर फ्रिक्शन सर। फ्रिक्शन की वजह से देखो जब चौक को हम बोर्ड पे रखते हैं तो चौक को मूव करते हैं, बोर्ड आपका क्या होता है, रेस्ट पे होता है। तो चौक को जब बोर्ड के रेस्पेक्ट में मूव करते हैं तो चौक और बोर्ड के बीच में रिलेटिव मोशन होता है और कांटेक्ट होते हैं दोनों। देखो फ्रिक्शन के लिए कांटेक्ट ना बहुत जरूरी है। देखो ये दोनों हाथ है मेरे, भले ही इनके बीच में रिलेटिव मोशन है, अगर कांटेक्ट में नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। समझ रहे हो? इसीलिए लिखा है फ्रिक्शन फोर्स इज रिलेटेड टू टू कॉन्टेक्ट सरफेसेस, टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट, यानी कि दो सरफेस अगर कॉन्टेक्ट में है उससे रिलेटेड होता है फ्रिक्शन फोर्स। दो सरफेस अगर कॉन्टेक्ट में है उससे रिलेटेड होता है।
और जो अपोज करता है रिलेटिव मोशन का, विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, जो रिलेटिव मोशन हो रहा होता है उसका अपोज करता है। जैसे आपने लिखना देख लिया, क्या इरेजर से हम मिटाते भी फ्रिक्शन की हेल्प से ही है? यस सर। जब यस सर। जब बचपन में पेंसिल से लिखते थे तो जो लिख लिया, मान लो कुछ गलत हो गया, तो उसको इरेजर से मिटाते भी तो थे। यस सर। तो यस सर। वो किसकी हेल्प मिटा पाते थे? हेल्प से सर फ्रिक्शन सर। फ्रिक्शन की सर। वो भी फ्रिक्शन की हेल्प से। सिमिलरली ये देखो, ये जो बंदा है ये गड्ढा खोद रहा है जमीन में, आपने देखा होगा एक न्यू कटी कटी सी रॉड होती है, उसको ऐसे जमीन में घुमाओ तो जमीन के अंदर जाती है और मिट्टी को बाहर फेंकती है। यस सर। यस सर। तो वो भी किसकी वजह से हो पाता है? फ्रिक्शन की, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। ग्राउंड और उस रॉड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अब देखो, जैसे आपने पुराने जमाने की कहानी सुनी होगी कि जब आग का अब वो इनोवेशन नहीं हुआ था, लोगों को आग के बारे में नहीं पता था, तो कैसे जलाते थे? माचिस का इनोवेशन नहीं हुआ था ये मान लो, तो दोनों पत्थरों को पत्थर से घिस के बनाते थे कि नहीं बनाते थे आग? यस सर। भाई दो आप देखोगे, एक पत्थर को मान लो अंधेरे में कहीं हो आप, अंधेरे, क्योंकि दिन में तो दिखेगी नहीं ना, अंधेरे में कहीं हो और आपने पत्थर फेंक के मारा तो आपको एक चिंगारी सी दिखती है, कभी देखा है ऐसा? यस सर। तो वो Yes, किस sir. वजह से होता है? वो भी फ्रिक्शन की हेल्प से ही होता है, वो भी फ्रिक्शन की हेल्प से ही होता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक, यस सर। रेलवे ट्रैक के नीचे गिट्टी पड़ी होती है, थोड़ी मोटी यस मोटी सर। है, वो गिट्टियां पड़ी होती है, क्यों पड़ी होती है कोई बता सकता है? रेलवे ट्रैक, भाई रेलवे ट्रैक एक सीमेंटेड एकदम अच्छा सा, वैसे भी तो बना सकते हैं हम, गिट्टियां सर हैं फ्रिक्शन के लिए सर। फ्रिक्शन के लिए। क्योंकि देखो होता क्या है ना, जब ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती है ना, तो जो खुली हुई जो कंकड़ पड़े हुए होते हैं, बट मोटी मोटी गिट्टी पड़ी होती है, वो उनके सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, और देखोगे वो बहुत रफ होती हैं, वो बहुत रफ होती है, तो वो उस लोड को ग्राउंड तक कम से कम पहुंचने देती है, उस लोड को ग्राउंड तक कम से कम पहुंचने देती है, तो उसका जो ट्रेन के निकलने का जो वाइब्रेशन होता है उसको रिड्यूस करती है। आपने देखा होगा कि अगर किसी का घर रेलवे ट्रैक के किनारे हो, जब ट्रेन गुजरती है ना, उसके घर में गिलास रखा हुआ हिलने लगता है, ऐसे हिलने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे किसी पुल पे से ट्रेन निकले या किसी से देखोगा, क्योंकि पुल पे वो गिट्टियां नहीं होती, वो गिट्टी जितनी कम होगी उतना ही कम फ्रिक्शन होगा, और उस ट्रेन का वाइब्रेशन ग्राउंड में ट्रांसफर ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। तो फ्रिक्शन का इंपोर्टेंस समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन, यस सर। और फ्रिक्शन समझ में आ रहा है Yes, sir. कहाँ पे हम डेली लाइफ में जितनी भी चीजें देख पा रहे हो, आप चलते हो फ्रिक्शन की वजह से, आपकी बाइक फ्रिक्शन की वजह से चल पाती है। तो फ्रिक्शन अच्छी चीज है या खराब चीज है? सर अच्छी चीज है। अच्छी चीज है, लेकिन आपको पता है आपकी पेट्रोल भी फ्रिक्शन की वजह से ही जलती है। पेट्रोल जो गाड़ियों में जलती है वो फ्रिक्शन की वजह से ही चलती है, क्योंकि फ्रिक्शन उसके ऊपर अपोज करता है हमेशा। नहीं तो फ्रिक्शन नहीं होता तो हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक बार चला दिए तो चलते रहते ना हमेशा। यस यस सर। सर। फ्रिक्शन फोर्स ही तो होता है जो हमें रोकता है। तो इस तरीके से तो फ्रिक्शन फोर्स खराब हुआ। सर वो हमें चलने में तो हेल्प करता है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए देखो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो गाड़ी से करते क्या, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाती। फ्रिक्शन नहीं सर होता गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाती। हाँ क्या हुआ? नो सर। ठीक है, फ्रिक्शन हमारे डेली लाइफ में हम मतलब कुछ भी करें फ्रिक्शन आपको दिखेगा ही दिखेगा। कुछ भी करो आप चाहे आप पैदल चलो, गाड़ी से चलो, या फ्लोरिंग पे चल रहे हो, या कुछ भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉल को रिगमाल से साफ कर रहे हो ऐसे करके घिस के। तो काफी सारी चीजें डेली लाइफ में, इरेजर बचपन में लिखे थे हम, पेंसिल से लिख रहे हैं, इरेजर से उसको मिटा रहे हैं, इन सब के पीछे फ्रिक्शन का ही कंसेप्ट होता है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखो आपको कैस्ट्रॉल एक्टिव का आपने ऐड देखा? कैस्ट्रॉल एक्टिव यस सर। यस सर। वो करता क्या है? वो क्या करता है? सर वो फ्रिक्शन
अब देखो देखो ऐसे होता है आपका, आप इंजीनियरिंग में पहुंच जाओगे तब पढ़ोगे, जैसे कि ऐसे करके आपका वो सिलेंडर होता है और इसमें एक पिस्टन होता है, ये क्या करता है, ऐसे करके मूव करता है ऊपर और नीचे। तो इन जगहों पे हमें एक फ्लूइड की जरूरत पड़ती है, इनके जो सरफेस पे हमारा वो ना हो, या फिर ये बोल लो कि हमारा जो कैस्ट्रॉल एक्टिव होता है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जो कैस्ट्रॉल फ्यूल वो यूज करते हैं हम कैस्ट्रॉल, वो किस लिए कहते हैं, लुब्रिकेशन के लिए। जैसे मान लो दो ब्लॉक्स हैं, दो ब्लॉक्स अगर मूव कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, मान लो ये आपका सरफेस है, ये आपका चलो सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और एक दूसरा सरफेस है जिसके ऊपर हमने ऑयल फैला रखा है, थोड़ा सा ऑयल, हल्का 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 है, बहुत कम है ऑयल, उसके ऊपर ब्लॉक मूव कर, किस वाले में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा हमें खींचने के लिए? सर ऊपर वाले में सर। ऊपर वाले। तो देखो हमेशा लुब्रिकेशन जो फ्लूइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं। जैसे कि हमारे घुटने की हड्डी होती है, घुटने की हड्डी, यस सर। उसमें भी एक फ्लूइड होता है, उसमें फ्लूइड होता है। जैसे ये देखो, ये जो ऊपर वाला घुटने का ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला है, तो जब हम मुड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो देखो ये इसके इस फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले के बीच में रिलेटिव मोशन है कि नहीं? देखो इस सरफेस पे, इस सरफेस पे है, यस सर। यस सर। तो इसमें भी तो फ्रिक्शन होगा, यस इसमें भी सर। तो फ्रिक्शन होगा। तो इसको कम करने के लिए हमारे में एक सिनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो क्या करता है, इसके इस वन वाले में और टू वाली हड्डियों में, दोनों के बीच में लुब्रिकेशन का काम करता है, जिससे कि फ्रिक्शन कम होता है और जिससे हम अपने घुटनों को इजीली मोड़ पाते हैं। आपने देखा होगा जैसे जैसे एज होती जाती है, जैसे आप 40, 50, 60 के आसपास पहुंचते जाओगे, तो ये फ्लूइड क्या होता है, कम होता जाता है। तो देखा होगा कि जो एजेड आपके दादाजी होंगे, तो उनके घुटनों में दर्द बड़ी जल्दी होने लगता है, यस सर। होता है ना? यस सर। तो उनमें होता क्या है, क्योंकि ये वाला जो फ्लूइड है ना, ये वाला फ्लूइड उनकी बॉडी में बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो अपनी हेड दो नंबर 1 और 2 बोन थी, उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगने लगता है। जब भी आपने देखा होगा जो हमारे दादाजी वगैरह होते हैं, उनको उठने में या बैठने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जब एक बार बैठ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही बैठेंगे या फिर उठेंगे तभी ज्यादा प्रॉब्लम होती है घुटने वालों को, होती है कि नहीं? यस सर। यस सर। क्योंकि उठने और बैठने में क्या होता है, जो आपका नीचे वाली हड्डी होती है और ऊपर वाली हड्डी होती है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन होता है, उसमें आपका फ्लूइड होता नहीं है, लुब्रिकेशन आपका होता नहीं है, कम होता है लेकिन कम होता है। उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगता है, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगता है तो उससे घुटनों में दर्द होता है। तो भाई ये फ्रिक्शन तो बहुत गंदी चीज है, फ्रिक्शन फोर्स तो, है ना? घुटनों में दर्द होता है इसकी वजह से। यस सर। लेकिन आप चल भी तो घुटनों उसकी वजह से ही पा रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। यस सर। हाँ? यस तो सर। कुछ चीजें अच्छा भी है, कहीं कहीं अच्छा भी है, कहीं कहीं खराब भी है। आप ओवरऑल यही बोल सकते हो, ठीक है? यस सर। यस सर। क्लियर है सब? आगे बढ़े फिर। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो फ्रिक्शन के दो व्यू, अभी हमने जैसे कि हमने अभी पहले भी देखा था, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो किसको बोलते हैं, हम अपनी आंखों से देख सके, आंख दिख रही है आपको, आंख खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही बंद हो रही है, ये वाली। यस सर। मैक्रोस्कोपिक मतलब हम अपनी नेक्ड आंखों से देख सकें, हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ना हो, जिस चीज को हम देख सकें उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। और माइक्रो किसको बोलते हैं? जिसको हम आंख से नहीं देख सकते। आंख से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देखते हैं, इसलिए हम किसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। माइक्रो। आपने शायद 10th में लैब वगैरह में या फिर 12th में आपने लैब वगैरह में देखा होगा ये माइक्रोस्कोपिक, यस सर। देखा है? तो आप इस पर Yes, छोटी sir. सी चीज को रखो और आप यहां से देख सकते हो, उस छोटी सी चीज को अपनी आंख से काफी बड़े उसमें दिखती है,
बहुत बड़ी बड़ी एटॉमिक लेवल पे भी काफी बड़ा बड़ा दिखता है उसमें। जूम आप बोल सकते हो कि जूम कर देता है उसको। जैसे आप डीपी वो लेते हो, सेल्फी लेते हो तो उसको जूम करके देखते हो ना कि फोटो अच्छी आई है कि नहीं आई है। यस सर। यस सर। अगर उसके पिक्सल्स फटने लगे तो आप दोबारा से पिक लोगे, नहीं यार अच्छी नहीं आई है ये वाली। तो वही काम ये माइक्रोस्कोपिक करता है, माइक्रोस्कोप। तो ये क्लियर हुआ, फ्रिक्शन दो तरीके से देख सकते हैं हम, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। ये हम कौन सा माइक्रोस्कोपिक देखेंगे, कौन किसमें माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ये हम अभी पढ़ते हैं। जैसे मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक क्या होता था? मैक्रो, मैक्रो मतलब थोड़ा बड़े लेवल पे, सर जैसे आंखों से दिखते हैं, हैं? नेकड़ आंखों से दिख जाए, नेकड़ आंखों से दिखते हैं। अभी आप देखोगे नेकड़ आंखों की पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि दो सरफेस हमारे कांटेक्ट में होंगे तो उनके बीच में हमारा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब जैसे कि दो सरफेस, ये मेरे दोनों हाथ कांटेक्ट में आ गए, क्या इन दोनों हाथों के कांटेक्ट में ऐसे सरफेस होगा कुछ? भाई कोई भी सरफेस परफेक्टली पॉलिश्ड नहीं होता, कोई भी दुनिया का कोई भी सरफेस। उसमें जब आप माइक्रोस्कोप से छोटे लेवल पर देखोगे तो उसमें कुछ ऐसे करके वेवी नेचर्स के सरफेस होता है। तो जैसे कि अपना मान लो ये नीचे वाला सरफेस था, ये ऊपर वाला, इनके कुछ एटम्स होंगे इन जगहों पर, होंगे कि नहीं होंगे? तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कोल्ड वेल्डिंग के बारे में, बताया था थोड़ा, वो बताया था कि नहीं? यस कोल्ड वेल्डिंग यस सर। आपको बताया होगा, आपको याद नहीं है, बताया था मैंने आपको। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि देखो, व्हेन टू सरफेस आर केप्ट इन कांटेक्ट, जब दो सरफेस कांटेक्ट में रखे जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट बिटवीन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बिटवीन द बॉडीज। भाई ये पार्टिकल तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन पॉइंट हम मैक्रोस्कोपिक व्यू से देख रहे हैं, बड़े लेवल पर देख रहे हैं, लेकिन उन पार्टिकल को कंसीडर करना पड़ेगा जिनको मान के हम इस फोर्स को मान रहे हैं। दो तरीके से होते हैं, एक तो हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, एक बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो और माइक्रो दोनों से रिजल्ट हमारा फ्रिक्शन ही आएगा, है फ्रिक्शन ही, लेकिन दोनों का एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी एक बोलेगा कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, एक दूसरा वाला भी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो बोलेगा कि हमारा वेवी नेचर होता है, कर्वी नेचर। जैसे ये हाथ होता है, जैसे मान लो एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, तो देखो जैसे इन दोनों की दरारें फंस गई, तो मैं जब मूव करूंगा तो दिक्कत होगी ना एक दूसरे को रिलेटिव मोशन में, होगी कि नहीं? समझ में आ रहा है? अभी इससे नेक्स्ट स्टेप है, वो अभी नहीं है। अभी आप इतना समझो कि इन दोनों के बीच में क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। यस सर। जैसे मैंने ये इस जगह को जूम किया है, बस इस जगह को जूम किया, तो ऊपर वाले सरफेस मान लो ऐसा था, कुछ ऐसा होता है सरफेस, कोई भी सरफेस आप ले लो, कोई भी, आप अपने हाथ को भी देखोगे उस पर भी थोड़े थोड़े वो होते हैं कि नहीं होते हैं, दिख रहे होंगे आपको। अपने हाथ को देखो, अपने हाथ को देखो, तो उस पर भी छोटे 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 वो होंगी, वेवीज टाइप का होगा, ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा कुछ होगा। किसी भी सरफेस, किसी भी, आप वॉल पे हाथ फेरो, वॉल पे हाथ फेरोगे तो उसमें भी आपको फील हो जाएगा कि चीजें ऊंची नीची जगहों पे हैं, दिख रही हैं? यस सर। अपने हाथ को ही देखो, तो उसमें जब आप एक हाथ को दूसरे हाथ से कांटेक्ट में लाते हो, एक हाथ को दूसरे हाथ के जैसे ही कांटेक्ट में लाते हो, तो उन दोनों हाथों के जो, जैसे मान लो इस वाले का ये सरफेस था, ऊपर वाले का और नीचे वाले का ये था, तो इन दोनों पे एटम्स होंगे अपने अपने। यस सर। होंगे कि नहीं? एटम्स होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो उन Yes, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लगने की वजह से उन दोनों सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन का वो अपोज करता है। अब देखो मान लो इसने इसको पकड़ लिया, इसने इसको पकड़ लिया, इसने इसको पकड़ लिया, इसने इसको पकड़ लिया, तो इस टाइप के
करोड़ों एटम्स होते हैं जिनके बीच में ये फोर्स लगता है। तो क्या इस सरफेस को वो आगे जाने से रोकेंगे ना, इस साइड में सरफेस को जाने से, इस साइड में सरफेस को जाने से रोकेंगे कि नहीं? भाई तू आगे मत यस जा, सर। आगे यस सर। मत जा। उस वजह से हमारा क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है। उस वजह से आपका फ्रिक्शन फोर्स है। जैसे ये ब्लॉक है, एक ऊपर वाला ब्लॉक है, नीचे वाला मान लो आप रेस्ट पे है, और इस ब्लॉक के जो एटम्स होंगे इस सरफेस पे, मैं काफी बड़ा बना रहा हूं क्योंकि इससे छोटा बनाऊंगा आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ऐसे इस टाइप के जो एटम्स होते हैं इतने सरफेस में बहुत सारे होंगे, आप गिनती भी नहीं कर सकते, इतना होगा। ये मान लो आप 10⁻20 इस टाइप के होते हैं, जैसे 10⁻20 एटम्स, इस टाइप के एटम्स होते हैं कांटेक्ट में। ये जब कांटेक्ट में आएंगे ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे। तो जब ये बॉन्डिंग बना लेंगे और हम इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो ये दोनों ये जब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, मान लो कुछ टाइम के लिए जुड़ गए, तो क्या ये सभी बॉन्ड इस ब्लॉक नंबर 1 को नीचे आने से रोकेंगे कि भाई अभी मत जाना, थोड़ी देर बाद जाइयो? रोकेंगे कि नहीं? यस सर, रोकेंगे सर। Yes, उसी sir. वजह से इसीलिए हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये इस वाले फोर्स को जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसको रोक रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसी वजह से बोलते हैं। कुछ फील आ रहा है थोड़ा सा? यस सर। अभी थोड़ा और आएगा भी फील, डोंट वरी। ये क्लियर हुआ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का क्यों होता है फ्रिक्शन फोर्स? क्योंकि जो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, इसीलिए हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स बोलते हैं। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब देखो माइक्रो देखो, अभी आपने क्या देखा था? सरफेसेस के बीच में ही बोला था ना, मैंने बोला था कि ऐसे ऐसे कांटेक्ट करके, ये क्या था? मैक्रो लेवल पे था। अब माइक्रो लेवल में क्या करेंगे हम? जैसे यहां पे मान लो कांटेक्ट में आ रहा है, ये कांटेक्ट में आ रहा है, ये कांटेक्ट में अगर आ रहा है तो देखो इसको हमने जूम करके देखा यहाँ पे, या फिर इधर ले लो, ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को मैं फिसला रहा हूं इधर, तो क्या इस सरफेस को हमने थोड़ा सा इस नीचे वाले का सरफेस है और थोड़ा सा ऊपर वाले का है, तो देखो इधर देखोगे जब आप एनिमेशन में, तो देखो ऊपर वाले सरफेस के कुछ वो हैं, ऊपर वाले सरफेस का कुछ खुरदरापन है बोलते, और नीचे वाले का कुछ खुरदरापन है। तो देखो उन दोनों के कैसे फंस रहे हैं इस टाइप, जैसे मेरी उंगलियां दिख रही हैं आपको, उंगलियां यस यस सर। सर। इस टाइप में, इसको हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग। इसको क्या बोलते हैं? इंटरलॉकिंग। मतलब इसके एटम, इसके कुछ खुरदरेपन के जो वो थे ना, वेवी नेचर जो था, और इसके वाले में फंस गया ऐसे। तो क्या इन दोनों की इन रफ सरफेस बोल सकते हो, तो क्या इन दोनों की रिलेटिव मोशन में थोड़ा डिफिकल्टी होगी? यस सर। ठीक ही नहीं होगी? यस तो सर। जैसे आप इस वाले को देखो, इस नीचे वाला जो ग्राउंड सरफेस है वो कुछ रफ है, और जो ब्लॉक है आपका ऊपर वाला ये भी थोड़ा सा रफ है कि नहीं? यस सर। ये भी रफ है Yes, और sir. नीचे वाला भी रफ है। तो जब आपको एफ ए फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो इस पे, तो उतना ही आपको फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा पीछे। ये हम बताएंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे क्या लगता है। अभी आप इतना समझो कि जैसे ही इस वाले का, देखो इधर देखो, इस वाले को देखो, ये इसके अंदर इंटरलॉक हो गया है, ये देखो ये नीचे वाले सरफेस का यहाँ पे इंटरलॉक हो गया है, और ये देखो ये भी इंटरलॉक हो गया है, और ये भी इंटरलॉक हो गया है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरलॉकिंग। तो देखो जब मैं इसको आगे की तरफ खींचूंगा, आगे की तरफ, तो ये चाहेगा यहाँ पे रहे, ये सभी सरफेसेस एक दूसरे को ये चाहेंगे कि भाई तू यहीं पे रहे, आगे मत जा। यस सर। जैसे आप इधर देखो, दोनों उंगलियों को देखोगे, तो इसमें क्या हो रहा है? इंटरलॉकिंग हो रही है। इसके जो सरफेस थे, इसके जो वो थे, ऊंची नीची जगह थी, और इस वाले के में ऐसे इंटरलॉक हो गई, जिस वजह से इसको आगे जाने, रिलेटिव मोशन करने में प्रॉब्लम हो रही। जितना ज्यादा रफ सरफेस उतनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी। यस सर। भाई जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतने ज्यादा उसमें खुरदरापन होगा, जितना ज्यादा खुरदरापन होगा क्या उतनी ही ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी? यस सर। और जितनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी आपकी, क्या उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? यस सर। यस सर। जैसे मान लो एक अब ब्लॉक था, इस टाइप का कोई सरफेस है, इस पे कोई ब्लॉक मूव कर रहा है, इसका भी कुछ ऐसा ही सरफेस होगा,
कोई एक और ब्लॉक है जिसका सरफेस ऐसा है, और जो ब्लॉक है उसका भी सरफेस कुछ ऐसा है। ये कोई ब्लॉक है, तो मुझे बताओ इस वाले में, फर्स्ट वाले में ज्यादा फोर्स लगेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, या सेकंड वाले में? सर सेकंड वाले में सर। क्योंकि देखो इसमें इसके जो सरफेस है उसकी रफनेस, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? रफनेस। इस वाले की सरफेस की और ऑब्जेक्ट की दोनों की रफनेस ज्यादा है। रफनेस ज्यादा होगी तो क्या होगा, इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी। यस सर। क्योंकि नहीं, जब इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो देखो पहले क्या था, हमारा जो सरफेस थे, जो वेवी नेचर था, उनके बीच में जो एटम एटम थे उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा था। उसकी वजह से हम, जो मैक्रोस्कोपिक था उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। हमने मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ऐसे पढ़ा। अब हम उसको जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पहुंचे तो हमने देखा कि भाई उन जो सरफेसेस थे ना, दोनों के सरफेस खुरदरे थे, तो उन दोनों सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो रही थी। इंटरलॉकिंग हो रही थी तो उस इंटरलॉकिंग की वजह से जितनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। इंटरलॉकिंग की वजह से ब्लॉक हमारा आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहा था। जितनी ज्यादा इंटरलॉकिंग उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा कि नहीं? यस सर। तो यहां से इतना Yes, sir. ये क्लियर हुआ इंटरलॉकिंग की वजह से कैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। सबको क्लियर हुआ है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब माइक्रोस्कोप में जैसे मैंने कोल्ड वेल्डिंग बोला था, कोल्ड वेल्डिंग, यस सर। Yes, sir. जैसे मैंने कोल्ड वेल्डिंग बोला था, वो कोल्ड वेल्डिंग ऐसे होती है। देखो जैसे आप यहाँ इस सरफेस को ले रहे हो, इस सरफेस, अभी हम दोनों सरफेस, दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि एटम्स के बीच में क्या होता है, एटम्स के बीच में बॉन्ड बनने की कोशिश करते हैं, कोल्ड वेल्डिंग होता है, जिससे कि क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है दोनों के बीच। और दूसरे बार क्या पढ़ा था हमने, कि भाई इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शन फोर्स आता है। तो एक्चुअली में जो फ्रिक्शन फोर्स आता है वो दोनों के कंबाइंड पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, दोनों के कंबाइंड पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। तो क्या होता है, जब इन दोनों के, इस वाले सरफेस को मान लो हम देखें, तो ये वाला एक्चुअली में सरफेस कैसे होगा, ये दिख रहा है आपको, ब्लैक टाइप का, ब्लैक दिख रहा है ना? यस सर। इस टाइप का एक्चुअली में वो सरफेस होगा एक्चुअली में। लेकिन आप क्या करोगे, लेकिन आपको जब अलग अलग दोनों को दिखाना है तो वो क्या होगा, ये वाला, ये तो अभी हम देख चुके हैं ना, ये वाला। When two surfaces are in contact, only few points touch to each other। अच्छा ये देखो, जब मैंने आपको ये सरफेस बताया था, मान लो ये कोई सरफेस है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, सरफेस को। ऐसा एक्चुअली में आप आंखों से देखोगे तो ऐसा नहीं होता है। तो इसके ऊपर अगर कोई ब्लॉक है, मान लो ये ब्लॉक है कोई, ये कोई ब्लॉक है इसके ऊपर, तो देखोगे आप, तो इसके कुछ पॉइंट्स ही टच में आ रहे हैं। ये इधर देख रहे हो, ये वाला पॉइंट टच में आ रहा है, इधर ये आ रहा है, इधर ये आ रहा है, इधर ये आ रहा है, और इधर ये आ रहा है। कुछ पॉइंट्स ही टच में आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो इसका जो फोर्स लगा होगा, इसका वेट तो क्या इन पॉइंट्स के ऊपर ही लगेगा, इन पॉइंट्स के ऊपर ही। भाई इस सरफेस पे जब अप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉइंट ही कांटेक्ट में आएंगे। देखो few points touch to each other which results reduced effective contact area, as result the pressure increased between the surfaces। यानी कि जो कोल्ड वेल्डिंग होती है, जैसे कि एक सरफेस को दूसरे को, आपने देखा होगा कि एक पॉलिथीन को लो, पॉलिथीन को लो और उस पर अगर किसी ईंट पे रख के ऊपर से ईंट मारोगे तो उसमें बेल्डिंग टाइप की हो जाती है, वो चिपक जाती है उस टाइम उस जगह पे। देखना आप डेली में, आप ये क्लास खत्म हो जाए ना उसके बाद देखना,
जैसे कोई भी पॉलिथीन ले लेना, जैसे सतमोला की है या फिर सुपारी की है, किसी की भी प्लास्टिक की होनी चाहिए, उसको रखो नीचे और ऊपर से थोड़ा सा ईंट मार दो उसके ऊपर, तो आप देखोगे वेल्डिंग टाइप की क्यों होती है, वो प्रेशर की वजह से। क्या होती है? प्रेशर की वजह से। तो जो कॉन्टेक्ट सरफेसेस होते थे, कॉन्टेक्ट पॉइंट होते थे, उनके ऊपर क्या होता है, एक प्रेशर लगता है, उनके ऊपर प्रेशर लगता है, उसकी वजह से वहां पे टेम्पररी कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है। मैं वो आपका जो एग्जाम्पल बता रहा हूं, घर पे आप उसको करके देख सकते हो, उससे वो उसमें ज्यादा फोर्स लगाते हैं, इसमें कम फोर्स लगता है, इस वजह से यहाँ पे वीक वेल्डिंग हो पाती है, वहां पे थोड़ी सी स्ट्रांग वेल्डिंग हो जाती है, जो पॉलिथीन वाली मैं आपको बता रहा हूँ। वो पॉलिथीन का जो प्लास्टिक होता है वो भी स्ट्रांग कम होता है, इसलिए वहां पे जल्दी वेल्डिंग हो जाती है, यहाँ पे थोड़ा लेट वेल्डिंग होती है, फोर्स अच्छा खासा लगाना पड़ता है तब जाके वेल्डिंग होती है, और वो परमानेंट नहीं होती। जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो वेल्डिंग टूट जाती है, लेकिन उस वेल्डिंग की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में जो हमें अपोज करने के लिए, उसको मूव कराने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, वो उस कोल्ड वेल्डिंग की वजह से होता है। समझ में आ रही? दोनों कंसेप्ट यहाँ पे मिक्स हो गए हैं, दोनों कंसेप्ट, कोल्ड वेल्डिंग भी और जो आपका इंटरलॉकिंग था वो भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो जो देखो, जो पॉइंट आपके कांटेक्ट में थे, उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और वो बॉन्ड ही आपके दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। उस अपोजिशन फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। भाई हमारे मोशन में, रिलेटिव मोशन में जो अपोज करता था, फ्रिक्शन फोर्स जो अपोज करता था, उसी को तो हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते थे, बोलते थे कि नहीं? तो उसी को हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते। तो वो एक्चुअली में आता कैसे है, वो ये था कि जैसे ही हम दो सरफेसेस को कांटेक्ट में रखते हैं, उसके कुछ ही पॉइंट क्या होते हैं, दोनों सरफेसेस की रफनेस में कुछ ही पॉइंट होते हैं जो कांटेक्ट में आते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो इफेक्टिव आपका कांटेक्ट एरिया होता है, जैसे मान लो इसका टोटल ये एरिया था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका भी टोटल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था। देखो जो आपका ये जो पॉइंट्स कांटेक्ट में आ रहे हैं, इनकी वजह से कुछ पॉइंट्स ही कांटेक्ट में आ रहे, तो इफेक्टिव एरिया रिड्यूस हो गया। जो रिड्यूस हो गया तो फोर्स जो लगा रहे हैं उसकी वजह से प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा। अरे प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया ही तो होता है कि नहीं? यस सर। आपका वेट आपका कांस्टेंट है, जो वेट आपका लग रहा होगा वो तो आपका कांस्टेंट है, और जो आपका कांटेक्ट सरफेस है वो क्या हो गया है? कम हो गया। तो प्रेशर आपका बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? जब नीचे वाला, जैसे मान लो ये 10 था, इसमें छोटी नंबर से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और वो प्रेशर जो ज्यादा हुआ, आप इंटरलॉकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी, तो ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जब ज्यादा प्रेशर लगेगा तो ज्यादा एटम्स आपके, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वो कांटेक्ट में आएंगे, तो उनके बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, जिससे कि जो कि ज्यादा से ज्यादा रिलेटिव मोशन में अपोज करेगा। बेटा हवा लग रही है आज की क्लास में, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लास है एक्चुअली में। यस सर। हाँ समझ में आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स लगता क्यों है? क्लियर हो रहा है ना? यस सर। आगे बढ़े फिर। यस सर। बेटा एक दो लोगों का ही मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा है, और यस सर। काफी स्लो रेस्पॉन्स मिल रहा है। यस सर। ओके यस चलो। सर। अब देखो, अब आता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी आप देखो काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मोशन में जब ऑब्जेक्ट हमारा रिलेटिव मोशन में हो तब जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी आप देखोगे इस वाले को, जो नीचे वाला सरफेस दिख रहा है आपको, नीचे वाले सरफेस पे फोकस करना है। ये जो कांटेक्ट मूव कर रहा है, इस नीचे वाले सरफेस पे मूव करना, देखो कम कांटेक्ट में आ पा रहा है, इंटरलॉकिंग कम हो पा रही है, देख रहे हो आप? इंटरलॉकिंग कम, और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो इंटरलॉकिंग ज्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है?
यस सर। तो मुझे ये बताओ, काइनेटिक फ्रिक्शन में फोर्स ज्यादा लगेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी? सर स्टैटिक फ्रिक्शन सर। स्टैटिक क्यों होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की? सर क्योंकि सर वो इंटरलॉक है सर। हाँ, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, रेस्ट पे होता है ऑब्जेक्ट, दोनों रेस्ट पे होते हैं, सरफेस और ऑब्जेक्ट, और उसमें इंटरलॉकिंग ज्यादा होती है। इंटरलॉकिंग ज्यादा होती है, इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। और काइनेटिक फ्रिक्शन कम क्यों होती है? क्योंकि इंटरलॉकिंग कम होती है। समझ रहे हो ना? व्हेन, ये वही है जो मैं बता रहा हूं आपको, व्हेन देयर इज ओनली अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन टू सरफेस आर इन कांटेक्ट, देयर नो रिलेटिव मोशन। यानी कि इसमें क्या है, टेंडेंसी ऑफ मोशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेस्ट पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट। अगर मेरे जैसे कोई ऑब्जेक्ट मेरे हाथ पे रखा हुआ है, क्या उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? जैसे मान लो आप चेयर पे बैठे हो, बैठ के क्लास ले रहे हो, क्या आपकी और चेयर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? यस सर। लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स? नो सर, नो सर, सर नहीं लग रहा सर, रेस्ट में सर। रेस्ट में है बेटा, और रेस्ट में है और आप मोशन में आने का ट्राई भी नहीं कर रहे हो। देखो, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, या फिर रेस्ट में होगा तो कोई फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। रेस्ट में है लेकिन वो मोशन में आने का ट्राई कर रहा है। मान लो कोई ब्लॉक था बहुत बड़ा, मान लो 1000 केजी का ब्लॉक है, आप इस पे कितना फोर्स लगा रहे हो? 10 न्यूटन। तो इसको मोशन में नहीं ला पाओगे, लेकिन मोशन में लाने का ट्राई कर रहे हो, इसीलिए मान लो ये ग्राउंड पर रखा हुआ, तो इसीलिए इस ब्लॉक के और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड के और ब्लॉक के बीच में लगेगा। लेकिन जब अगर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हो इसके ऊपर, कोई भी फोर्स अगर नहीं लगा रहे हो और ये रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है और कब नहीं लगता, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन में है यस तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। यस क्लियर सर। है सबको? यस सर। सर। अब सिमिलरली वहां पे हमने देखा था, अब स्पेशल देखते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन को, स्टैटिक फ्रिक्शन को स्पेशली देखते हैं। अच्छा ये बताओ, जब ये इसके ऊपर मूव कर रही है, इस एग्जांपल को हम पहले भी देखा है हमने, जब ये ऊपर मूव कर रही, देखो इस हाथ को, अपने को हाथ को, पैर को जब रखती है, ये गिलहरी मान लो इसको गिलहरी, तो आप देख रहे हो कि उसको रेस्ट पकड़ देती है, हाथ को रेस्ट पकड़ देती है, तब अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ धकेलती है। देख रहे हो? यस देख सर। रहे हो नहीं? अरे जब गांव में, आप गांव मोहल्ले पेड़ के ऊपर खेलते हैं, तो आप ऐसे ही तो करते हो, हाथ से पहले पकड़ लेते हो, फिर अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ धकेलते हो, फिर बॉडी को एक हाथ से उस पर होल्ड कर लेते हो, अब दूसरे हाथ को दूसरी जगह पे फ्रिक्शन। तो आप यस सर। करते क्या हो एक्चुअली में, स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज करते हो, न कि डायनामिक काइनेटिक फ्रिक्शन का। आप स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे आप इस दीवार पर चढ़ने की कोशिश करोगे, तो आप दोनों हाथों को एक साथ नहीं छोड़ोगे, पहले एक हाथ को पकड़ोगे, दोनों हाथों से पहले आप पकड़ लिए, दीवार पर थोड़ा सा बैलेंस बना लिया, जहां पे भी आप चढ़ना चाह रहे हैं, तो आप देखोगे, इसको भी देखो गिलहरी को, कि दूसरा वाला हाथ हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन आप देखो दोनों पैरों को भी एक साथ नहीं उठा रही है। देख रहे हो आप? एक यस पैर सर। पहले, दूसरा पैर, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज करी, काइनेटिक फ्रिक्शन का यूज नहीं कर रही है। जैसे ये ब्लॉक है, ब्लॉक आपका रेस्ट पे है, ब्लॉक आपका रेस्ट पे है, लेकिन इसके ऊपर क्या, इसका मान लो वेट आपका, इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा इनकी? यस सर। यस सर लगेगा। ये एंगल मान लो अगर मेरा थीटा है, तो क्या यहाँ एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, होगा कि नहीं? यस यस सर। ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। यस सर। तो इसका इधर इस साइड में कंपोनेंट कौन सा होगा, क्या कंपोनेंट होगा इसका, mg का कौन सा कंपोनेंट होगा इधर? सर कोस। हाँ, mg cos थीटा, और इधर कौन सा होगा? साइन mg sin थीटा। तो mg आप sin देखोगे इसको, इस mg cos थीटा को तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देगा, लेकिन इस mg sin थीटा कोई बैलेंस नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये ब्लॉक मूव कर रहा हो या ना कर रहा हो, भले ही मान लो रेस्ट पे है, लेकिन ये क्या कोशिश कर रहा है नीचे को स्लाइड करने की mg sin थीटा फोर्स से? यस सर। इसीलिए इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, किधर? बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि
जब रेस्ट पे है तो हम नहीं बता सकते कि उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। हम तभी बता सकते हैं कि अगर वो रेस्ट पे है, उस पर नेट फोर्स भी अगर जीरो है, तब उस पर फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन रेस्ट पे है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कोई मान लो 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, कुछ भी लग रहा हो, कुछ फोर्स लग रहा है, तभी उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है आपका रेस्ट पे है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कोई रेस्ट पे है, इधर किसी ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये मास था 1000 kg का, चलो, तो ये मूव नहीं करेगा, लेकिन इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर लगेगा सर, क्योंकि इस पे फोर्स लगा था सर 10 अच्छा, न्यूटन का। अभी नहीं, ये क्वेश्चन मैं बाद में पूछूंगा आपसे। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इस ब्लॉक भले ही मोशन में नहीं आ रहा है, लेकिन ट्राई तो कर रहा है ना ब्लॉक को मूव कराने की, ये फोर्स ट्राई तो यस कर रहा है सर। ना। तो इसी वजह से इसमें कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स, वो सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये रेस्ट पे है। किस पे है? रेस्ट पे सर। रेस्ट पे। और ये भी देखो, ये जो गिलहरी मूव कर रही है, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन का। देखो इस हाथ को देखो, इस हाथ को देखो, पहले जब मूव नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है ना, तो इस पोल से या पेड़ से कांटेक्ट हटा देती है, कांटेक्ट को हटा देती है, अपना दूर लेके ऐसे ऐसे दूसरी जगह पे पुश कर दे, चिपका देती है अपने हाथ को, फिर ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को पुश करती है, फिर हाथ को उठाती है, फिर उससे ऊपर चिपका देती है हाथ को, फिर अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करती है। तो किसकी वजह से करती है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से, न कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से। देखो, या तो मोशन हो रहा हो या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो, तो दोनों केसेस में क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है। दोनों केसेस में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ओनली रेस्ट पे है, कोई टेंडेंसी नहीं है मोशन की, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा। जैसे इस ब्लॉक में देख रहे हो, वेलोसिटी जीरो है, लेकिन फिर भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। जब यहां पे मान लो इस फोर्स को न लगाऊं, तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लगेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। समझ में आया? क्लियर है? यस सर। वही यही वाला ब्लॉक वाला कंसेंसस सिस्टम यहाँ पे बनाया है। जैसे ये फोर्स आप अप्लाई करोगे और जिस मैग्नीट्यूड से फोर्स अप्लाई करोगे, जैसे मान लो ये 1000 kg का है, तो अगर आप यहाँ पे मान लो 100 न्यूटन करते हो, तब भी ये मूव नहीं करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी आपको कितना लगेगा? 100 न्यूटन लगेगा। नेट फोर्स, जब तक ऑब्जेक्ट आपका मोशन में नहीं आता है, एक्सेलरेशन कोई भी नहीं करता है, तब तक आपका नेट फोर्स जीरो होगा। तब तक आपका मोमेंटम में तब तक आपका क्या होगा? इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई होगी। इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई होगी, सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो। और जैसे ही आपको रेस्ट मोशन स्टार्ट होने लगेगा, तब आपका क्या अप्लाई होगा? सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ सर। सेकंड लॉ, एफ नेट इक्वल टू एम ए, तब आपका सेकंड लॉ यूज होगा। समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। अब देखो, यस सर। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की? डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन बता सकते हो कैसे निकालते हैं? बताओ, कुछ तो बताओ, गलत ही बताओ यार। गलत ही ना बताओगे, गलत तो बता दो मुझे, शांति तो मिलेगी। हाँ, बच्चे गलत तो बता रहे हैं कम से कम। नो रेस्पॉन्स। अच्छा देखो, चलो मैं बताता हूँ। ये मान लो यही ब्लॉक ले लेते हैं, चलो। तो इसको, ये मान लो कोई सरफेस है और इस पे मैंने कोई फोर्स लगाया, कितना? 10 न्यूटन।
तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, इधर लगेगा या फिर इधर लगेगा या फिर इधर लगेगा? पीछे सर। 1 1 2 और 3 कौन सी वाली साइड में लगेगा? सर 1 की साइड। 1 की साइड में, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बेटा अपोज करता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? इंटरलॉकिंग जो थी क्या करती थी? अपोज ही तो करती थी भाई। इंटरलॉकिंग जो थी, ये 10 न्यूटन क्या कर रहा है? इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश कर रहा है, ट्राई टू मूव इस डायरेक्शन में। लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? इसको रोकेगा कि भाई अभी मूव मत कर, अभी मूव मत कर। समझ में आ रही डायरेक्शन कैसे निकालते हैं फ्रिक्शन फोर्स की? रिलेटिव मोशन जैसे भी होने का ट्राई कर रहा हूं, मान लो ये रिलेटिव मोशन है, तो मेरे इस फोर्स पे, इस वाले हाथ पे अलग डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इस वाले हाथ पे अलग अलग डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। देखो इसको क्या कर रहा है, पीछे ये जो सरफेस चाह रहा है कि ये ब्लॉक यहीं पे रहे, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा है। तो ये ब्लॉक भी तो चाह रहा है कि ये सरफेस मेरे साथ चले। यस सर। है? तो ये ब्लॉक जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा सरफेस पे, वो आगे की तरफ अप्लाई करेगा। अभी हम देखेंगे कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है बॉडी पे अप्लाई कर रहा है, सरफेस ग्राउंड आपका बॉडी पे अप्लाई कर रहा है। तो बॉडी भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करती है किस पे? सरफेस पे। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन हैव देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस सर। है? क्लियर हुआ इतना? यस सर। यस सर। कोई डाउट? अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे ना, तो और क्लैरिटी आएगी आपको, अच्छे से क्लैरिटी तब ज्यादा आएगी। तो भी 26 हुआ, इसको कल ही करेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, 17 है ना, 18th ऑफ Feb। बेटा एक चीज और याद रखनी है आपको कि पढ़ाई करते रहो ध्यान से। जो एग्जाम्स आपके आने वाले हैं उनके लिए भी प्रिपेयर करते रहो, और जो आपके कांटेक्ट में हैं बच्चे, उन लोगों से बोलो कि फ्रिक्शन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप क्लास लगाओ बस। हम ज्यादा होमवर्क आपको नहीं देंगे, असाइनमेंट आपको नहीं देंगे, सारे के सारे क्वेश्चन अभी हम यहीं पे करवाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी करवाएंगे हम यहीं पे करवाएंगे, क्लास में ही करवाएंगे। एटलीस्ट आप क्लास ज्वाइन करो, जिससे कि आपका, क्योंकि बेटा आपका जेई का सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है। जेई का सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको क्लास तो आना पड़ेगा। अभी हम मान लो पूरे मार्च की छुट्टी रहेगी आपकी, पूरे मार्च की छुट्टी रहेगी 24 से, और तब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएंगे तो आपका जेई का सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? भाई 12th जितना जरूरी है, तो 12th के बाद में कॉलेज भी तो जरूरी है। 11th, अभी तो आपका 11th है ना, अभी तो 12th भी नहीं है। यस सर। 11th में तो इतने ज्यादा बोर्ड एग्जाम्स भी, बोर्ड भी नहीं होता ना, तो इतना कॉपी आपकी स्कूल में ही चेक होंगी, स्कूल में ही होती है ना यस चेक। सर। हाँ, तो Yes, इतना sir. इतना ज्यादा प्रेशर है नहीं, बट बोर्ड का प्रेशर होता है ज्यादा। तो आप इतना प्रेशर जो ले रहे हो तो क्लास तो ज्वाइन कर सको, तैयारी करो अच्छे से, सारी चीजें अच्छे से करो, एग्जाम्स भी अच्छे से दो, क्योंकि यही जो आपके मार्क्स आएंगे यही आपके स्कूल से बोर्ड के लिए भेजे जाएंगे। लेकिन आप उसके लिए क्लास भी लगाते रहो, जो आपके साथ के हैं, जो भी आपके स्कूल में जिस स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे उसमें क्लास साथ में भी ले रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ पे भी साथ में होंगे, आप स्कूल में भी साथ में होंगे, तो उन लोगों से बोलो कि क्लास लगा लो, क्योंकि 2 घंटे में कोई ज्यादा वो नहीं है। इस टाइम पे वैसे भी बहुत कम ही लोग पढ़ पाते हैं, खाना पीना और घर में टीवी भी चलता है, उस टाइम पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहता है। उस टाइम को आप यूटिलाइज करो क्लासेस में, क्लास लगा लो, एटलीस्ट आपको कुछ समझ में तो आएगा, और ये चीज आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी तो फायदा करेगी। ऐसा नहीं है कि आपको ये इसमें बोर्ड में कह रहा हूँ, 11th वाले जो एग्जाम आएगा उसमें भी तो आएगा ये। यस सर, आएगा सर उसके लिए भी फ्रिक्शन। हाँ फ्रिक्शन आएगा, तो यहाँ पे कर लोगे, आपको वैसे रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, हम रिवाइज करवा रहे हैं उसको। ठीक है ना? यस सर। यस। ओके, आप क्लास आओ, आप आराम से, कोई दिक्कत है नहीं, हो जाएगा सब कुछ, एग्जाम भी होगा आराम से, क्या दिक्कत है।
ओके देन अभी आप जा सकते हैं, अभी एंड करते हैं क्लास का।